नमस्कार मित्रों, मैं आपके YouTube चैनल स्टडी विद अंजनी में संस्कृत के प्रारंभिक अध्याय के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत का प्रारंभिक और प्रथम अध्याय संस्कृत वर्णमाला प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला को समझने से पहले वर्ण क्या है यह जानना आवश्यक है। चलिए वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, तो ये सब छोटी छोटी ध्वनियां हैं और इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये वर्ण है। अब वर्णमाला, वर्णमाला अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, अगर हम इनको एक समूह, एक ग्रुप में रखें तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? उस ग्रुप को हम, उस समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अब वर्ण के प्रकार, वर्ण के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाक। चलिए स्वर की परिभाषा देखते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, तो ये सब ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर की संख्या 13 है। मैं आपको 13 स्वर के नाम बताता हूँ। अ, आ, इ, उ, रि, लरी, ए, ओ, औ। तो ये आपके 13 स्वर हैं। अब स्वर के प्रकार, स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लेना पड़ता है। जैसे अ, इ, उ, रि, लरी, तो ये सब ह्रस्व स्वर है, इनके उच्चारण में हम कम समय लेते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हम अधिक समय लेते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये आपकी दीर्घ स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में हम अधिक समय ले रहे हैं, ह्रस्व स्वर से अधिक समय ले रहे हैं। फिर तीसरा है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हम दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेते हैं, अर्थात अधिक से भी अधिक समय। जैसे ओम, तो इसमें हम दीर्घ स्वर से भी अधिक समय ले रहे हैं, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके प्लुत स्वर हैं। मैक्सिमम लोग छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। छोटी ई और छोटा ऊ वे ह्रस्व स्वर होते हैं, इसलिए उनके उच्चारण में हम कम समय लेते हैं। जैसे ई, उ, तो यहाँ पर हम कम समय ले रहे हैं क्योंकि वे ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, वे दीर्घ स्वर है, इस कारण हम उनके उच्चारण में अधिक समय लेते हैं। जैसे ई, उ, तो ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं। वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। चलिए व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले अथवा उच्चारित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स इनका अपना अस्तित्व स्पष्ट नहीं होता। इनको अपना अस्तित्व बनाने के लिए अथवा इनको बोलने और उच्चारित करने के लिए हमें इनके साथ स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। इनको उच्चारित और इनको बोलने के लिए हम इन वर्णों के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं। तो जिन वर्णों के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। ये स्वर की सहायता से ही बोले अथवा उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है और ये 33 व्यंजन आपके वर्ग में विभाजित हैं। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, पांचवा है प वर्ग, छठा है अंतस्थ और 7वां है ऊष्म।
क वर्ग में आपका क से अंग तक के व्यंजन आते हैं। च वर्ग में च से इ तक के व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में ट से अ तक के व्यंजन आते हैं। त वर्ग में त से न तक के व्यंजन आते हैं। प वर्ग में प से म तक के व्यंजन आते हैं और अंतःस्थ में य से व तक के व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन में आपके श से लेकर ह तक के व्यंजन आते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, तो श का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकल रही है, तो इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वर्ण का तीसरा प्रकार है अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार इस प्रकार से लिखा जाता है और विसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण हम अपनी नाक में करते हैं, जैसे अंग। अब मैं आपको अनुस्वार का उदाहरण बताता हूँ। अंगूर, तो यहाँ पर अ के ऊपर अनुस्वार लगा है, बिंदी लगा है, तो हम अ को अपनी नाक में उच्चारण कर रहे हैं, अंगूर। तो हम अनुस्वार का उच्चारण कैसे करते हैं? अनुस्वार का उच्चारण हम अपने नाक में करते हैं। फिर दूसरा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, जैसे नम, तो नम है, अगर वहां पर हम म के बाद विसर्ग लगा दें, ये दो बिंदी लगा दें, तो उसका उच्चारण नम से नमः हो जाएगा, अर्थात म के अंत में ह आ जाएगा। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। धन्यवाद, आपने हमें देखा और सुना।